हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर कंजक्शन क्लास। 2 क्लासेस में हमने कंजक्शन पूरा कर लिया था। ये थर्ड क्लास है हमारी एक्सरसाइज की। कुछ क्वेश्चंस हम कंजक्शन के सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज के रूप में, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन हमसे हो पाते हैं कोशिश करेंगे हम एटलीस्ट तीन एक्सरसाइज तो करेंगे, 3 से 4 एक्सरसाइज हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। और चलिएगा शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखो, अनलेस ही डज नॉट। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अनटिल और अनलेस दो चीज़ें होती हैं। अनटिल होता है टिल नॉट, अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, और एक होता है अनलेस, ठीक है। इसका मतलब होता है इफ़ नॉट, ठीक है। अनटिल हो गया, अनलेस हो गए, दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं, ठीक है। और दोनों के दोनों निगेटिव होते हैं तो उनके साथ ऑलरेडी नॉट जुड़ा होता है। अनटिल का अगर मैं बात करूँ तो अनटिल होता है टिल नॉट, और अनलेस की बात करूँ अनलेस होता है इफ़ नॉट। तो इसके मीनिंग में हमेशा ऑलरेडी नॉट इनबिल्ट जुड़ा हुआ है, इसके साथ नॉट की ज़रूरत नहीं होती। आंसर बनेगा इफ और एप्पल, नॉट यहाँ पर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, scarcely had he gone out scarcely had he gone out and a policeman knocked at the door around 10 o'clock yesterday night। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, हार्डली स्कार्सली के साथ, हार्डली हो स्कार्सली हो, पहली बात तो ये सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनके साथ सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होता। वाक्य में नॉट नहीं आया, बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, हार्डली स्कार्सली एडवर्ब्स होते हैं और वाक्य के शुरू में एडवर्ब आता है तो वो इन्वर्जन लेता है, और इन्वर्जन लिया है तभी देखो ही से पहले क्या रखा है, हैड रखा है। ही से पहले क्या रखा है, हैड रखा है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, हार्डली स्कार्सली के साथ पेयर बनता है किसका, वैन का। समझ रहे हो, हार्डली स्कार्सली के साथ किसका पेयर बनता है, वैन का। वैन या बिफोर होता है तो वैन का यूज़ करो। स्कार्सली हेडिंग ऑन आउट वैन अ पुलिसमैन नॉक डेट। दूसरी बात, एक बात बता दो, नॉक के साथ हमेशा प्रपोजिशन एट आती है, नॉक डेट द डोर, एक बात, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बस। बाकी तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है, सब कुछ ठीक है ही। गलती होगी बिफोर बॉल में क्योंकि एंड की जगह वैन आएगा। नंबर 3 देखो, एज सचिन तेंदुलकर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स, सो एक सेंटेंस में दो कंजक्शन का प्रयोग गलत है। आपने जैसे ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज लगा दिया तो एज के साथ अलग से सो का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। कंजक्शन आ तो गया एज, दोबारा एज के साथ दोबारा सो प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। गलती कौन से पार्ट में होगी, सी पार्ट में। सो का प्रयोग करना गलत होगा, सुपरफ्लुअस होगा, ठीक है। यहाँ पे सो की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वी विल डाई सूनर और लेटर, ठीक है। सिंस मैन आर मोर्टल एंड डेथ इज इनएविटेबल। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वी विल डाई सूनर और लेटर सिंस। भाई बहुत ही सही सेंटेंस है यार क्वेश्चन नंबर 4। जरा सोचना एक बार क्या आएगा, मैं आपको बताता हूँ। सिंस नहीं आएगा, सिंस की जगह फोर आएगा। बहुत शानदार सेंटेंस, ठीक है। मैं आपको टाइम देता हूँ, समझे, क्लास के बीच में ही 1 मिनट आप सोच के मुझे बताओ सिंस की जगह फोर क्यों आ रहा है। मैंने क्लास में समझाई है ये वाली बात, ये बहुत बारीक बात है, आप समझाई भी है मैंने आपको, बताओ क्या कारण है। इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाई है मैंने, क्या बताऊँ। मैं खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि इतनी अच्छी मैंने बना ली। चलो खैर, देखो पता है क्या, समझदार को इशारा काफ़ी। भाई कॉमा लगा है, कॉमा। मैंने आपको क्या सिखाया है, देखो मैंने आपको बताया कि कॉमा लगा है। दो सेंटेंसेस के बीच में अगर कंजक्शन आ रहा है तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी हो सकता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी हो सकता है। लेकिन मैंने सिखाया है सबऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले कॉमा नहीं आता, लेकिन कोऑर्डिनेट कंजक्शन से पहले किसका यूज़ होता है, कॉमे का। भाई साहब कॉमा लगा है, क्या लगा है, कॉमा। मीनिंग पढ़ो। आपने कहा वी विल डाई सूनर और लेटर, बोले आज नहीं तो कल मरना ही है, हम मर जाएंगे। क्योंकि मैन आर मॉर्टल, क्योंकि मैन जो है, व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है मॉर्टल है, मतलब वो, उसका कभी ना कभी अंत होगा। एंड डेथ इज इनएविटेबल, और जो मृत्यु है वो अवश्यम भावी है। इनएविटेबल मतलब वो आएगी आएगी, उसको टाला नहीं जा सकता, ठीक है। तो कहानी ये है, यहाँ पे चूंकि का मीनिंग चाहिए, किसका मीनिंग चाहिए, चूंकि का, समझे। क्योंकि अब क्योंकि सिंस और फोर दोनों का मतलब क्योंकि से निकलता है, आपको बता दूं। सिंस और फोर दोनों के दोनों क्योंकि का मीनिंग ही रखते हैं, समझे। लेकिन क्योंकि सेंटेंस में कॉमा लगा है, मतलब कॉमा हमें इस बात को बताता है कि यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन की जरूरत है, ना कि सबऑर्डिनेट की। और क्योंकि के मीनिंग में कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होता है, फोर होता है। फैन बॉयज सिखाया ना आपको, क्या सिखाया, फैन बॉयज में एफ से फोर होता है। तो वही कारण है कि यहाँ पे किसका यूज़ किया गया है, फोर का यूज़ किया गया है। यही कहानी है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा सेंटेंस यार, बहुत अच्छा। नंबर 5 देखो, you must be surprised to hear that he had scarcely read the letter then a telegram arrived to shock him even more। सेंटेंस नंबर 5, हार्डली स्कार्सली कहीं आया है, देखो जरा। हार्डली और स्कार्सली के साथ देन का नहीं, किसका यूज़ करते हैं, वैन का, ध्यान रखना।
हार्डली स्कार्सली आ जाए, इसके साथ हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, वैन का यूज़ किया जाता है। हार्डली स्कार्सली के साथ वैन या बिफोर का पेयर बनता है, इतना ध्यान रखो भाई साहब। बिकॉज आ गया सेंटेंस नंबर 6 में। सेंटेंस नंबर 6 देखो, बिकॉज ही हैज़ बीन रिटन ब्ला 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 ब्ला, उसके बाद कॉमा लगने के बाद आपने लिख रखा है देयरफॉर, कॉमे के बाद आपने लिख रखा है देयरफॉर। देयरफॉर जो है वो इसलिए का काम करता है बिकॉज चूंकि का काम करता है। भाई एक कंजक्शन आ तो गया, जब एक कंजक्शन आ गया तो दोबारा दूसरे कंजक्शन की आवश्यकता नहीं है। देयरफॉर यहाँ पर गलत लिखा है, सुपरफ्लुअस है वो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, समझे। इस बात को नियम के रूप में कैसे लिखेंगे, नियम के रूप में पता क्या लिखा होता है कि बिकॉज, सिंस, एज के बाद देयरफॉर, सो, है ना, दस इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चाहो तो तुम भी लिख लो, तुम्हें याद रखना है तो, कि बिकॉज, सिंस, एज के साथ देयरफॉर, सो, दस आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, समझे। इसका प्रयोग गलत माना जाता है। भाई गलत माना ही जाएगा, दो सेंटेंस जोड़ रहे हो, एक कंजक्शन पहले से लगा है, जब एक कंजक्शन लगा है तो दूसरे की जरूरत ही नहीं है, समझे, तो देयरफॉर की आवश्यकता है ही नहीं। सेंटेंस नंबर 7 देखो, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेडियम टू वॉच द मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली। भाई नो सूनर आया है, तो नो सूनर के साथ किसका यूज़ करते हैं, देन का। किसका यूज़ करते हैं नो सूनर के साथ, देन का यूज़ करते हैं। एक बात क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री है। दूसरी बात, नो सूनर एडवर्ब होता है, समझे। नो सूनर क्या होता है, सूनर जो है एडवर्ब है, और एडवर्ब वाक्य की शुरुआत में आता है, इन्वर्जन लेता है। देखो शुरू में डिड आया, इन्वर्जन लिया, मैंने आपको इन्वर्जन सिखाया है, बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है। लेकिन आपको किसका यूज़ करना है, इट का यूज़ करना है, सॉरी देन का यूज़ करना है। तो आप देन का यूज़ करेंगे, आप कहेंगे देन इट स्टार्टेड रेनिंग। एक बात ध्यान रखना, कभी भी कोई अक्षर ऐड करना है दो सेंटेंसेस के बीच में, देखो सी, ये जो हमारा सी है और ये हमारा डी है, इसके बीच में कुछ ऐड करना है हमेशा। ये जब भी कोई ऐड होता है वो हमेशा अगले वाले सेंटेंस में ऐड होता है, ना कि इसमें। हम गलती सी में नहीं मानेंगे। अब देखो ऐड करना है तो सी भी सही है, डी भी सही, तुम्हें कुछ ऐड करना है तो तुम, हम सोचे कि सर हम यहाँ ऐड कर दें देन, या यहाँ ऐड कर दें। अगर तुम देन यहाँ ऐड करोगे तो गलती सी में मानी जाएगी, देन तुम यहाँ ऐड करोगे तो गलती किस में मानी जाएगी, डी में मानी जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, पहले वाले को ठीक मान के बाद वाले में ऐड किया जाता है। तो देन यहाँ पे ऐड होगा, और इसलिए गलती किस में होगी, डी फॉर डॉग में, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। सेंटेंस नंबर 8 देखो, आई वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल दैट आई में पास इन द एग्जामिनेशन। भाई बहुत बढ़िया, आई वर्क हार्ड एंड स्टडी वेल, कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ और बढ़िया से पढ़ाई करता हूँ ताकि, है ना, सो दैट, पर्पस दिखाना है, समझ रहे हो क्या दिखाना है, पर्पस। पर्पस दिखाने के लिए हमेशा किसका यूज़ करते हैं, सो दैट का, ठीक है। अफर्मेटिव बात कहनी है, कंजक्शन ऑफ असर्शन बताना है, अफर्मेटिव कोई बात करनी है, असर्टिव कोई बात करनी है, एक तरीके से उस सिचुएशन में दैट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पर्पस दिखा रहे हो, पर्पस दिखाने के लिए किसका यूज़ करोगे, सो दैट का। बेहतर होगा कि सो दैट लगाओ। सेंटेंस नंबर 9 देखो, सपोजिंग इफ, सुपरफ्लुअस फ्रेज है, ध्यान रखना, बहुत पेपर में पूछेगा। सपोजिंग के साथ इफ का प्रयोग नहीं करते, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करो। सपोजिंग का यूज़ करो, ये भी कंजक्शन है, या तो इफ का यूज़ कर लो। तो यहाँ से सपोजिंग हटाओ, इफ ठीक मानो, इफ, ठीक है। चाहे तो सपोजिंग लगा लो, चाहे इफ लगा लो, तुम्हें लग रहा है इफ काट लूँ, मैंने कहा ठीक है भाई, सपोजिंग ठीक है। दोनों में से एक का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। तो सपोजिंग हटा, इफ आ गया, ये ठीक है। नंबर 10 देखो, यू मस्ट नो द फैक्ट दैट ही कंटिन्यूड टू बी लेजी एज लॉन्ग एज ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। सेंटेंस नंबर 10 देखो, पता है क्या, एक शब्द होता है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज टाइम को दिखाता है। एक शब्द होता है अंटिल, ये भी टाइम को दिखाता है, समझ रहे हो। लेकिन अंटिल कैसे टाइम को दिखाता है, नेगेटिव को, और एज लॉन्ग एज कैसे टाइम को दिखाता है, पॉजिटिव को। बस इतना ही फ़र्क है दोनों में, समझ रहे हो। एज लॉन्ग एज हो गया या फिर टिल हो गया, एक ही बात है, ठीक है। दोनों टाइम को दिखा रहे हैं। अब मीनिंग पढ़ो इसका, ही मस्ट नो द फैक्ट, कि उसको इस बात का जानकारी है, उसको इस बात का पता है, दैट ही कंटिन्यूड टू बी लेजी, कि वो लगा उस टाइम वो लेजी बना रहा, एज लॉन्ग एज ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड, जब तक वो 14 साल का था। आप ये कहना चाह रहे हो, जब तक वो 14 साल का नहीं हो गया तब तक वो क्या रहा, लेजी ही रहा, तुम ये कहना चाह रहे हो। सेंटेंस का मीनिंग है जब तक वो कोई एक्टिविटी लगातार घटित हो रही है, ठीक है, नहीं तो आप दिखाना चाह रहे हो तो एज लॉन्ग एज लगाया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लेकिन आप कह रहे हो जब तक वो 14 साल का नहीं हो गया, ही वाजंट 14 ईयर्स ओल्ड, है ना। एज लॉन्ग एज हटाओ, अंटिल लगाओ, किसका यूज़ करो, अंटिल का, क्योंकि निगेटिव कॉन्टेक्स्ट चाहिए तुम्हें। जब तक वो 14 साल का नहीं हो गया, ठीक है, निगेटिव बात चाहिए ना, निगेटिव के लिए किसका यूज़ करोगे, अंटिल का। अब तुम कहोगे सर नॉट क्यों नहीं लगाया, यार नॉट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अंटिल के अंदर पहले से नॉट होता है, अंटिल होता है टिल नॉट, अंटिल क्या होता है, टिल नॉट।
तो यू मस्ट नो द फैक्ट दैट ही कंटिन्यू टू बी लेजी अंटिल ही वॉज 14 ईयर्स ओल्ड। जब तक वो 14 साल का नहीं हो गया तब तक वो क्या रहा, लेजी ही रहा। तो एज लॉन्ग एज पॉजिटिव मीनिंग दिखाएगा टाइम का, लेकिन हमें निगेटिव चाहिए था इसलिए हमने अंटिल का यूज़ किया, ध्यान रखना। ठीक है, 11 नंबर देखो, अंटिल यू स्टे हेयर यू विल फाइंड नो टाइम फॉर वर्क। अंटिल, अब देखो यहाँ पे देखो, अंटिल यू स्टे, अंटिल का मतलब होता है टिल नॉट या फिर एज लॉन्ग एज नॉट। जैसे हमने एज लॉन्ग एज पॉजिटिव दिखाया, अंटिल दिखाया नेगेटिव। तो अगर मैं अंटिल को लिखूँ तो क्या लिखूंगा, टिल नॉट या फिर एज लॉन्ग एज नॉट, क्योंकि हमने एज लॉन्ग एज हटाया ना यहाँ से, पिछले वाले में से एज लॉन्ग एज ही तो हटाया, तभी तो हमने किसका यूज़ कर लिया, अंटिल का। देख लो, अंटिल यू स्टे हियर, जब तक तुम यहाँ नहीं रुकते हो, यू विल फाइंड नो टाइम फॉर वर्क, तुम्हें कोई समय नहीं मिलेगा। या तुम क्या कहना चाह रहे होगे, जब तक तुम यहाँ रुकोगे तब तक तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। सो यू हैड बेटर गो बैक टू योर होम, कि घर चले जाओ, कंसंट्रेट आवर प्रोजेक्ट, और योर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट पर कंसंट्रेट करो। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो, जब तुम कह रहे हो घर चले जाओ तो तुम कहना चाह रहे हो जब तक तुम यहाँ रुकोगे तब तक तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए घर चले जाओ। अंटिल का मतलब है जब तक तुम यहाँ नहीं रुकोगे तब तक टाइम नहीं मिलेगा, मतलब तुम्हें यहीं रुकना चाहिए तब तुम्हें टाइम मिलेगा अगर अंटिल लगा रहा हूँ। लेकिन अगली ही लाइन क्या कह रही है, यू हैड बेटर गो होम, कि तुम घर चले जाओ। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है जब तक तुम यहाँ हो तब तक टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ हो, तो यहाँ होने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस चाहिए, यू स्टे हेयर, अंटिल हटाओ, लिखो एज लॉन्ग एज यू स्टे हेयर। पॉजिटिव सेंटेंस चाहिए, एज लॉन्ग एज यू स्टे, बोले जब तक तुम यहाँ पर रुके हो तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए यू हैड बेटर गो होम, कि तुम कहाँ चले जाओ, घर चले जाओ, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अंटिल को हटाओ, एज लॉन्ग एज लगाओ। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी, बड़ी बेसिक सी चीज़ है। निगेटिव चाहिए तो अंटिल लगाओ, पॉजिटिव चाहिए तो एज लॉन्ग एज लगा लो, टिल लगा लो, एक ही बात है। नेक्स्ट देखो, यू मस्ट वर्क टिल यू लिव, बिकॉज इफ यू स्टॉप वर्किंग द होल वर्ल्ड विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। बताओ भाई, 12 नंबर क्या लग रहा है, यू मस्ट वर्क टिल यू लिव। देखो यहाँ पर टिल और एज लॉन्ग एज का भी फर्क दिखा दिया गया सेंटेंस में, टिल नहीं एज लॉन्ग एज आएगा। वैसे तो दोनों एक दूसरे की जगह जनरली तो प्रयोग हो ही जाते हैं, जनरली तुम कर ही सकते हो क्योंकि दोनों टाइम को दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, उस जगह पर एज लॉन्ग एज आएगा, एज लॉन्ग एज ही आएगा जहाँ पर एक्सटेंड ऑफ टाइम की बात हो रही है। एक्सटेंड ऑफ टाइम, कि उस समय तक टाइम लगातार चल रहा है और तुम दिखा रहे हो क्या, यू मस्ट वर्क यू लिव, यू मस्ट वर्क यू लिव, कि जब तुम्हें तब तक काम करना चाहिए जब तक तुम जीते हो। एक्सटेंड ऑफ टाइम है, टाइम लगातार चलता हुआ दिखा रहे हो तुम, एक्सटेंड ऑफ टाइम, जब तक तुम जीते हो तब तक तुम्हें ये बेसिकली करना चाहिए। जैसे किसी के जीवन की बात चल रही है, कोई बहुत लंबे समय की बात चल रही है, तो उसको दिखाने के लिए एज लॉन्ग एज, कि लगातार जब तक तुम जी रहे हो तब तक तुम काम करते रहो, तो वो ये कहना चाह रहा है। ऐसी सिचुएशन में किसका यूज़ करते हैं, एज लॉन्ग एज का ही यूज़ करते हैं। टिल का यूज़ किसी एक स्टेटिक टाइम के लिए यूज़ करते हैं, 6 बजे तक तुम्हें काम करना है, 8 बजे तक तुम्हें ये काम करना है ना, कल सुबह तो ये काम कर दो। ऐसी वाली सिचुएशन के लिए टिल बेहतर होता है। तो यहाँ पर टिल की जगह एज लॉन्ग एज का यूज़ करना पड़ेगा, बहुत बारीक सा अंतर था, अब मुझे लगता है ठीक हो गया होगा। टिल की जगह एज लॉन्ग एज लगाओ। एक्सटेंड ऑफ टाइम की बात हो, एज लॉन्ग एज को बेहतर मानो टिल की जगह। सेंटेंस नंबर 13 देखो, ही वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म है के साथ मच आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ मच बिल्कुल ठीक होता है। देयरफॉर आई डिड नॉट आस्क हिम एनीथिंग अबाउट हिज ब्रेकअप विद हिज वाइफ। ठीक है, सेंटेंस नो एरर, कोई गलती नहीं है ही नहीं, कुछ गलती। कंजक्शन देयरफॉर आया, एक ही आया, कोई समस्या है नहीं, बाकी सेंटेंस ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी का यूज़ हुआ है, पॉजिटिव होता तो सम आ जाता। प्रपोजिशन सब कुछ अपना परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर, यू मस्ट कमिटेड टू योर मेमोरी दैट यू विल डू नथिंग एज लॉन्ग एज यू आर क्रेजी। क्या, एज लॉन्ग एज यू आर क्रेजी। ठीक है, टिल हटाओ, वही है कि एक्सटेंड ऑफ टाइम है, समझी, एक्सटेंट ऑफ टाइम है मतलब एक समय तक, जब तक तुम ये काम चल कर तुम गुस्से में रहोगे, जब तक तुम बेसिकली पागल रहोगे एक तरीके से, तो तुम तब तक कुछ नहीं करोगे, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो ये एज लॉन्ग एज दिखाओ, टिल से बेहतर है। आई वॉज डूइंग नेट प्रैक्टिस एट दैट टाइम रिकी पॉन्टिंग केम टू टॉक टू मी रिगार्डिंग द मैच फिक्सिंग। 15 नंबर, भाई एट दैट टाइम जो है कोई कंजक्शन नहीं है, ध्यान रखना। एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, दो सेंटेंस हैं और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए। तो वैन द रिकी पॉन्टिंग केम टू टॉक टू मी,
समझे? टाइम दिखा रहे हो ना, टाइम दिखाने के लिए कौन सा कंजक्शन लगाते हैं? वैन का यूज़ करते हैं। तो टाइम दिखाने के लिए तुमने वैन का यूज़ किया। ये जो तुम यूज़ कर रहे हो यहाँ पे एट दैट टाइम गलत है। एट दैट टाइम तो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट है, एडजेक्टिव एडवर्ब बनेगा। एट प्रपोजिशन दैट टाइम उसका ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव एडवर्ब बनेगा। तुम दो सेंटेंस जोड़ रहे हो तो कंजक्शन लगाओ ना, इसलिए मैंने वैन का यूज़ किया है। वैन का यूज़ इसलिए किया गया है क्योंकि वो बेहतर है। अगर सेंटेंस ऐसा ही लिखा रहने दो जैसा अभी लिखा है, अगर सेंटेंस ऐसा ही लिखा रहने दो जैसा अभी लिखा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कंजक्शन है ही नहीं। और दो सेंटेंस जोड़ रहे हो तो कंजक्शन तो होना चाहिए। यही कारण है कि आपने एट दैट टाइम हटाया और वैन का यूज़ किया। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर वैन के साथ में एट दैट टाइम रख दूँ। भाई वैन खुद से ही टाइम को दिखाता है, तो एट दैट टाइम अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। बोथ मुकेश एज वेल एज, मुकेत के साथ एज वेल एज नहीं, मुकेत उसके बोथ के साथ एज वेल एज नहीं, बोथ के साथ किसका यूज़ करते हैं? एंड का यूज़ करते हैं। सेंटेंस नंबर 17, ऑल्दो आई एम हेयर एज रिच एज यू आर बट, ऑल्दो के साथ बट का यूज़ कभी नहीं होता, येट का यूज़ करते हैं। समझे? येट भी नहीं लगाना तो भी कोई बात नहीं, कॉमा लगा हुआ है बहुत है ना। ऑल्दो लगाया है तुमने, बात खत्म, बट हटा लो। अगर लगाना ही चाहते हो तो येट का यूज़ कर लो। ऑल्दो के साथ येट का यूज़ होता है, लेकिन एग्जामिनर तुम्हें 99% केसेस में क्या लगा के देगा? बट लगा के देगा, तो ध्यान रखना। ठीक है, सेंटेंस नंबर 18 देखो। आई डाउट दैट ही वॉज देयर, आई डाउट दैट he was there because I saw him with a few friends of his nearby PVR Priya Theatre only 2 hours ago। देखो जब भी तुम आई डाउट कहते हो तो उसके साथ दैट नहीं आ सकता, इफ़ ही आएगा, ध्यान रखना। देखो एक बात ध्यान रखना, इफ़ में, ठीक है, और दैट में फ़र्क है। दैट होता है कंजक्शन ऑफ सर्टेनिटी, समझ रहे हो? दैट होता है कंजक्शन ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, समझ रहे हो? दैट क्या होता है? कंजक्शन ऑफ सर्टेनिटी। अगर कहीं भी सर्टेनिटी दिखानी है, निश्चितता दिखानी है, तब किसका यूज़ करेंगे? दैट का यूज़ करेंगे। इफ होता है कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंजक्शन ऑफ कंडीशन। अगर तुम्हें कोई शर्त दिखानी है कि मुझे डाउट है शायद ऐसा हुआ होगा, तो डाउट अगर तुम्हें है तो दैट नहीं लगा सकते, आई डाउट के साथ दैट नहीं लगा सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ आई डोंट डाउट, आई डोंट डाउट, अब तुम्हें कहना इफ़ या दैट और आगे कुछ सेंटेंस लिखा है, मुझे बताओ आई डोंट डाउट कि मुझे डाउट नहीं है, इस सिचुएशन में दैट ठीक होगा। क्योंकि अगर तुमने कहा तुम्हें डाउट नहीं है मतलब तुम सर्टेन हो, तुम निश्चित हो, और अगर तुम निश्चित हो तो इफ नहीं क्या आएगा? दैट आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ आई डाउट, आई डाउट, अब मैं आपसे कहता हूँ इफ या दैट, अगर तुम्हें डाउट है तो तुम निश्चित हो ही नहीं, निश्चित नहीं हो तो दैट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? इफ आएगा। ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। हालांकि ये डाउट की वजह से नहीं आया, ये कंजक्शन के क्वालिटीज़ हैं। इफ़ जो है कंडीशन को दिखाता है, और अगर तुम्हें डाउट है तो कुछ ना कुछ शर्त होगी, मुझे डाउट है कि ऐसा हो सकता है ना, तो कंडीशन ही एक तरीके की, मुझे डाउट है कि उसने तुम्हारी मदद करी होगी या नहीं करी होगी, कुछ भी हो सकता है। डाउट अगर तुम कह रहे हो मतलब बात निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है तो दैट नहीं आ सकता, इफ आएगा। अगर आपको लगता है आई डोंट डाउट, तुम डाउट नहीं करते मतलब बात निश्चित है, उस समय पर तुम दैट का यूज़ कर सकते हो, इफ का यूज़ करना उस टाइम पे गलत होगा। ठीक है, 18 हो गए। 18 के बाद देख लो साहब 19, शी इज़ एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन। भाई कंपेरेटिव डिग्री आई है, कंपेरेटिव डिग्री के लिए मोर आया, देन आया, सब बढ़िया, लेकिन पॉजिटिव अगर आई है तो पॉजिटिव पूरी होनी चाहिए ना। एज इंटेलिजेंट एज, एज इंटेलिजेंट एज, 18 नंबर, एज इंटेलिजेंट एज। बताओ भी क्या करेंगे? अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यार एज ऐड करना है, सर ने मुझे सिखाया है कि जो भी चीज़ ऐड करनी होती है पहले वाले में ना करके बाद वाले में करते हैं, तो यहाँ एज ऐड करके बी में गलती निकाल दूँ, गलत हो जाएगा। सिखाया तो मैंने यही है बच्चे, लेकिन तुम्हें कॉमे का भी तो ध्यान रखना है। यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया, कॉमा लग गया, तो तुम्हें जो एज ऐड करना पड़ेगा कॉमे से पहले ऐड करना पड़ेगा। कॉमा लग गया ना, देखो कॉमे से पहले ऐड करना है, और कॉमे से पहले ऐड करना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा शी इज़ एज इंटेलिजेंट एज, कॉमा, इफ़ नॉट मोर इंटेलिजेंट है, और कॉमे से पहले ऐड करना पड़ेगा। तो गलती किस में होगी? गलती होगी ए फॉर एप्पल में, गलती होगी ए फॉर एप्पल में, एज इंटेलिजेंट एज दिखाना पड़ेगा। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। पॉजिटिव डिग्री के लिए खाली एज का नहीं, एज का यूज़ करते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा डिग्रीज की बात हुई, जैसे यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की बात हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की बात हो गई, अगर एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा डिग्रीज की बात हुई है तो उस सिचुएशन में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा जितनी भी डिग्रियाँ आई हैं सबकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हों। जैसे कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? देन आना चाहिए, और जो भी कंपैरेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव आया है वो कंपैरेटिव डिग्री में हो। जैसे मोर लगाया, देखो इंटेलिजेंट से पहले देन लगाया, सब कुछ ठीक है।
पॉजिटिव डिग्री है तो एज से काम नहीं चलेगा, एज एज, और अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। नंबर 20 देखो, 19 के बाद सेंटेंस नंबर 20, बहुत बढ़िया। बिटवीन के साथ क्या आता है, बोथ के साथ क्या आता है, बोथ सुनील एंड प्राची। बोथ के साथ बोले एंड आता है, आपने बताया था सर बिल्कुल ठीक है, और लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि बोथ के साथ जो है हम किसका यूज़ करते हैं, बोथ सुनील एंड प्राची डिड नॉट कम येस्टरडे नाइट द पार्टी बिकॉज बोथ वर बिजीइंग इन स्टडीज़। क्या कह रहा है यार ये सेंटेंस। और देखो समझदार को इशारा काफ़ी, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता भाई। हालांकि बिजीइंग जो लिख रखा है ये भी गड़बड़ है, बिजीइंग तो होगा नहीं, बहुत बार बिजी इन स्टडीज़ था, स्टडीज़, बहुत बार बिजी इन स्टडीज़, मैं तभी तो कह रहा हूँ, पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी मैंने। खैर मेन गलती तो यही है, ये तो उनका हो सकता है वैसी गड़बड़ हो नॉर्मल, ठीक है। गलती ये है, मैंने आपको सिखाया बोथ के साथ एंड आता है, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने आपको ये भी बताया बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना, बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बोथ नॉट दोनों नहीं मिलकर बनाते हैं नाइदर, दोनों नहीं मिलकर क्या बनाते हैं, नाइदर। नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं, नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं, नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। यही कारण है कि बोथ के साथ नोट जब जब आ जाए तो उसके बदले किसका यूज़ कर देते हैं, नाइदर का। बोथ हटाओ, नाइदर लिखो, क्या लिखो, नाइदर। नाइदर सुनील, और एंड हटाओ, क्या लिखो, नॉर लिखो, नॉर प्राची, नाइदर सुनील नॉर प्राची। अब देखो नाइदर आ गया, नॉर आ गया, तो अलग से नॉट की ज़रूरत है नहीं, डिड नॉट को हटाओ और कम की जगह लिखो, कम की जगह लिखो केम, समझे, प्राची केम। ए फॉर एप्पल में गलती, नाइदर सुनील नॉर प्राची केम, सेंटेंस पूरा ही बदलेगा यार, ठीक है। ए फॉर एप्पल में गलती है। नेक्स्ट देखो, आई डोंट थिंक दैट, आई डोंट थिंक दैट, 22 नंबर देख रहे हो आप, ठीक है। शी इज इक्वली इंटेलिजेंट एंड वर्डली वाइज एज, ओह वाह साहब वाह। इक्वली इंटेलिजेंट, मैंने आपको बताया पॉजिटिव डिग्री इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को दिखाती है, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को दिखाती है, बताया था ना। पॉजिटिव डिग्री किसको, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को दिखाती है पॉजिटिव डिग्री। यही कारण है कि पहले वाले सेंटेंस में इक्वली जो उन्होंने लिख दिया, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी, एज आता है पॉजिटिव डिग्री में। शी इज एज इंटेलिजेंट एंड वर्डली वाइज एज इंटेलिजेंट एज इंटेलिजेंट एज, तो पॉजिटिव डिग्री इक्वालिटी इनइक्वालिटी को दिखाती है, बात अच्छी है। लेकिन इक्वालिटी इनइक्वालिटी लिख के काम नहीं चलेगा, इक्वली लिख के गलत कर दोगे तुम। अगर तुम इक्वली लिख रहे हो वो लिखना ही गलत है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का काम ही है किसी के इक्वल दिखाना या इनइक्वल दिखाना, इक्वालिटी इनइक्वालिटी दिखाना ही काम है पॉजिटिव डिग्री का। तो तुम अपनी तरफ से एज लगा के क्या करोगे, गड़बड़ हो जाएगी, समझे। तो यहाँ पे अलग से एज का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता, सॉरी अलग से इक्वली प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एज आया है, अपनी तरफ से एज रखो, एज का पेयर बनेगा, पॉजिटिव डिग्री बन जाएगी, सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सी सेड टू मी मे यू पास द एग्जामिनेशन और नॉट, आई डोंट केयर इवन इन द लीस्ट, 23 नंबर। देखो भाई कहीं भी और नोट आ जाए, कहीं भी क्या आ जाए, और नोट आ जाए तो समझ लो उसके साथ वेदर आएगा। और नोट के साथ किसका यूज़ करते हैं, वेदर का। वेदर के साथ पेयर होता है किसका, और नोट का। देखो कारण बताता हूँ क्या, कहीं अभी एक वो लिखवाया था मैंने कंजक्शन वाली बात, ये रही देखो। यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लो, वेदर होता है कंजक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हिंदी होती है अनिश्चितता। अनिश्चितता का कोई कंजक्शन है तो किसका यूज़ करोगे, वेदर का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, वेदर का। अब तुम सोचना सर आपने इफ़ बता दिया था, अरे वेदर और इफ़ आपस में यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कहीं बहुत बारीक क्वेश्चन आ जाए तो बात और है, समझे। वेदर और इफ़ जो है आपस में बदल के यूज़ हो जाते हैं, जैसे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हो जाता है। हालांकि दोनों में फ़र्क है, हालांकि दोनों में क्या है, फ़र्क है। एक काम कर लो, अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ पे इफ़ नहीं लगाना, बोले सर मैं तो वेदर लगाऊंगा, वेदर ज़्यादा बेहतर है। मैंने इफ़ तुम्हें इसलिए बता दिया क्योंकि तुम्हें समझने के लिए ईजी पड़े, लेकिन जेन्युइनली देखें तो आंसर क्या ही बनेगा, डाउट वाले में, आई डाउट। जैसे देखो एक सेंटेंस है, मैं इसमें ऑप्शन एक और दे दूँ, इफ़ दैट या वेदर, तो आंसर वेदर होगा, इफ़ भी नहीं होगा।
क्योंकि जब तुम डाउट कर रहे हो मतलब अनिश्चित बात है, और अनिश्चितता के लिए किसका यूज़ करते हैं? वेदर का। अगर अनिश्चितता के लिए वेदर का यूज़ करते हैं तो वेदर के साथ पेयर बनता है और नॉट, और नॉट, और नॉट होता है या नहीं। अब कभी भी तुम किसी भी सेंटेंस में, दुनिया का कोई भी सेंटेंस सोचो, उसके लास्ट में या नहीं लगा दो। मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूँ, बात कैसी है? सर्टेन है। मैंने कहा मैं तुम्हें जानता हूँ, निश्चित बात है भाई, मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन यही सेंटेंस के लास्ट में या नहीं लगा दूँ, और नॉट लगा दूँ। मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं, मैं तुम्हें जानता हूँ या नहीं, जैसे तुमने या नहीं लगाया, या नहीं लगते क्लियर हो गई बात कि यार अनिश्चित बात है, हो सकता है जानता हूँ, हो सकता है नहीं जानता हूँ। क्या तुम्हें उसके बारे में पता है या नहीं पता है? जैसे ही तुम और नॉट लगाओगे बात अनिश्चित हो जाएगी। यही कारण है कि और नॉट के साथ कुछ नहीं, केवल और केवल वेदर का यूज़ करते हैं। यही कारण है कि और नॉट के साथ किसका यूज़ करते हैं? वेदर का यूज़ करते हैं। अगर तुम्हें बात समझ में आई हो तो ज़रा 23 नंबर देख लो। वेदर, शी सेड टू मी वेदर यू पास द एग्जामिनेशन और नॉट। और नॉट आया है तो किसका यूज़ करो? वेदर का यूज़ करो। वेदर यू पास द एग्जामिनेशन और नॉट, मैं हटाओ वेदर लगाओ, वेदर यू पास द एग्जामिनेशन नॉट, सबसे बेहतर तरीका यही है, ठीक है। वेदर यू मे पास द एग्जामिनेशन और नॉट। नेक्स्ट देखो, अ मदर सेड टू हर चिल्ड्रन वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल। लेस्ट के साथ हमेशा लेस्ट होता है, कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज़ करते हैं। बता चुका हूँ क्लास में, लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, ठीक है। 25 नंबर देखो, वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट at sharp 10 o'clock I saw a ghost in white garb with red cap on his head। क्या कह रहा है सेंटेंस ये? वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट at sharp 10 o'clock I saw a ghost। देखो भाई 25 नंबर बढ़िया सेंटेंस है। 25 नंबर क्या है? बढ़िया सेंटेंस है। अब ज़रा ध्यान से देखो, एक दो सेंटेंस बताता हूँ उसके इससे रिलेटेड। मैंने कहा वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, सड़क के किनारे चलते हुए, शार्प 10 o'clock, लगभग कितने बजे? शार्प 10 o'clock मतलब एग्जैक्ट 10 बजे के आसपास की बात है। आई सॉ अ घोस्ट, मैंने एक भूत देखा। अब देखो इस प्रकार के सेंटेंस में पता क्या होता है? इस प्रकार के सेंटेंस में जब सेंटेंस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है तो हम ये मानते हैं, देखो इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान से देखो, सब्जेक्ट है ही नहीं। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, सड़क के किनारे चलते हुए 10 बजे के समय, तुम्हें पता है सब्जेक्ट कौन है? अगर इतना ही सेंटेंस है बताना किसने करा है काम। देखो, वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अलॉन्ग द स्ट्रीट एट शार्प 10 o'clock, एग्जैक्ट 10 बजे की बात है, सड़क के किनारे चलते हुए। तुम्हें पता है सब्जेक्ट है कुछ? सेंटेंस में सब्जेक्ट है? राम श्याम सीता गीता ही शी इट दे, कुछ नहीं बताया, सब्जेक्ट है ही नहीं। और जब जब सेंटेंस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से स्टार्ट होता है, या बीइंग से स्टार्ट होता है, हैविंग से स्टार्ट होता है, ऐसे सेंटेंसेस में जनरली हम क्या करते हैं, जब उसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होता तो हम मान लेते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट दिया है या इसका जो सब्जेक्ट होगा वो अगले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा। अगर सेंटेंस के शुरू वाले हिस्से में सब्जेक्ट नहीं दिया तो हम मान लेते हैं जो बाद वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही इस शुरू वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। लेकिन ऐसे में ही एग्जामिनर तुम्हें गलती करने का मौका देता है। हम चेक करते हैं क्या वो सब्जेक्ट मैच करेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? देखो आए, जरा यहाँ पे रख के देखो, आए, आई वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट एट शार्प 10 o'clock। अब तुम सड़क के किनारे चलते हुए, सड़क के किनारे कौन चल रहा होगा? आई सॉ घोस्ट, मैंने घोस्ट देखा। सड़क के किनारे कौन चल रहा था? तुम अपनी तो बात कर रहे हो कि भाई मैं सड़क के किनारे जा रहा था, 10 बजे की बात है। वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट मतलब सड़क पे चलते चलते, किनारे क्या कह रहा हूँ मैं, किनारे माफ़ी चाहता हूँ, मतलब सड़क पे मैं जा रहा था, सड़क पे चलते चलते 10 बजे की बात है। मैंने किसको देखा? भूत को देखा, एक घोस्ट देखा मैंने। अब तुम ये वाली बात जो कह रहे हो वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, ये जो चलने की वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट है, किसके लिए आया? क्या ये आई के लिए आया? बताओ। अगर ये आई के लिए ही आया है तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम ये मान लेंगे, हम क्या कर लेंगे, हम ये मान लेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो सेम है, और सेम सब्जेक्ट है और आपने मैच भी करके देख लिया। तो इस तरीके से सेंटेंस को लिखना बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस नो एरर है। सेंटेंस क्या है? नो एरर है। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, ध्यान से देखना, मैं कहता हूँ वाइल वाइल सॉरी मैं कहता हूँ वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट माई पेन फेल डाउन, और एक सेंटेंस में लिखता हूँ, दोनों सेंटेंस कॉपी में लिख लेना भाई साहब अपने नोट्स में, समझे? ये वाली बात मैंने क्लास में नहीं बताई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी देख लो। वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट आई सॉ
अ घोस्ट, आई सॉ अ घोस्ट। अब ऐसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट मैच करने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्ट मैच कर लो जरा, सब्जेक्ट क्या मैच हो रहा है ध्यान से देखो। मैंने कहा आई सॉ अ घोस्ट, मैंने घोस्ट देखा। वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, सब्जेक्ट तो है नहीं, तो मैं मान लूंगा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो यही वाला सब्जेक्ट होगा। लेकिन जरा देखना, सड़क के किनारे चलते हुए, क्या सड़क के किनारे चलने का काम सब्जेक्ट कर रहा है? अरे आई ही तो कर रहा है। सड़क पे चलने का काम कौन कर रहा है? आई ही तो कर रहा है। तो सब्जेक्ट मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, सोच के देखो। क्या ये वाला जो ये जो काम है, ये काम करने वाला आई है? बोले सर बिल्कुल है। अगर आई ही ये काम करने वाला है तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ भी ऐड मत करो। लेकिन एरर कहाँ बनता है, ऊपर वाला सेंटेंस देखो, वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, ठीक है, माई पेन फेल डाउन। वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट माई पेन फेल डाउन, कि भाई सड़क पे चल रहा था मैं और मेरा पेन नीचे गिर गया, आप ये कहना चाह रहे हो। अब जरा सब्जेक्ट देखो इस वाले सेंटेंस का, मुझे बताओ यहाँ सब्जेक्ट है? यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आईएनजी से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और सब्जेक्ट ना हो तो ये मान लेते हैं कि बाद वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट ही इसका सब्जेक्ट है। बाद वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? माई पेन। जरा रख के देखना, माई पेन वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, मेरा पेन जब सड़क पे चल रहा था तो वो गिर गया। अब मुझे बताओ क्या ये बात मीनिंगफुल है मीनिंगलेस है? जल्दी बताओ, ये जो कॉन्टेक्स्ट है मीनिंगफुल या मीनिंगलेस? खुद ही बताओ सोच के। भाई ये मीनिंगलेस है। मेरा पेन सड़क के किनारे थोड़ी चलेगा या सड़क पे थोड़ी चलेगा, मेरा पेन तो चल ही नहीं सकता सड़क पे। तो ऐसी सिचुएशन में जब सब्जेक्ट कुछ ऐसा दे रखा हो जो शुरू वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट से मैच ना हो पाए, जो शुरू वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट से मैच ना हो पाए, यहाँ पे माय पेन है, यहाँ पे माय पेन नहीं है, क्योंकि माय पेन चलने का काम थोड़ी कर लेगा। ऐसी सिचुएशन में हमें सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। हम चाहकर भी यहाँ पे सब्जेक्ट कॉमन नहीं ले सकते, समझे? हम चाहकर भी सब्जेक्ट यहाँ पे कॉमन नहीं ले सकते। तुम सोचो कि मैं ऐसे कह दूं कि सर ये भी ठीक है ये भी ठीक है ना, केवल नीचे वाला सेंटेंस ठीक है, क्योंकि आई सड़क पे चलने का काम कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन माय पेन थोड़ी चल जाएगा सड़क पे, नहीं। ऐसी सिचुएशन में आपको ऐड करना पड़ेगा वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट, आपको ऐड करना पड़ेगा वाइल आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट माई पेन फेल डाउन। इस तरीके से सेंटेंस क्या बनेगा, ठीक बनेगा, समझे? तो ये दोनों सेंटेंस कॉपी में ऐड कर लेना। फिलहाल यहाँ पे जरा ऊपर वाले सेंटेंस सब्जेक्ट मैच कराओ। वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट एट शार्प 10 o'clock आई सॉ अ घोस्ट, आई यहाँ पे सब्जेक्ट रखो। और वॉकिंग अलॉन्ग द स्ट्रीट का काम आई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसका मतलब सेंटेंस ठीक है, नो एरर है, कोई गलती नहीं है। ये दोनों सेंटेंस उतार लेना, दोनों में फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट मैच नहीं हो रहा इसलिए हमने अलग से सब्जेक्ट रखा। यहाँ सब्जेक्ट मैच हो रहा था तो हमें सब्जेक्ट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड है कि सब्जेक्ट पीछे वाला होगा, क्योंकि इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। बहुत ज़ोरों शोरों से समझाया है, माफ़ी चाहते हैं इससे ज़्यादा के लिए, ठीक है? नहीं, इन दोनों सेंटेंसेस को उतार लेना, पॉज वॉज करके वीडियो अपना, बढ़िया, ठीक है? समय वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखें, दूसरे पे आ जाओ भैया, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पे आ जाओ। बहुत मतलब आसान सी एक्सरसाइज है। पहला सेंटेंस देख के लग रहा है कि अरे इतना आसान चीज़ें कैसे हो सकती हैं? पूछो क्यों? पूछो इसलिए क्योंकि साहब लेस्ट के साथ सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं होता। लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा न हो। तो लेस्ट के मीनिंग में ऑलरेडी न या नॉट आता है, और नॉट आता है तो लेस्ट के साथ नॉट की ज़रूरत नहीं होती। गलती होगी सी फॉर कैट में। नेक्स्ट देखो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नो सुनर आया है। नो सुनर एडवर्ब होता है। वाक्य के शुरू में जब एडवर्ब आ जाए, इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन लेता है तो आप क्या कहेंगे? नो सुनर डिड वी एंटर। एंटर्ड का एंटर कर दिया, और जो सेकंड फॉर्म थी मैंने पहले रख दी। नो सुनर डिड वी एंटर, नो सुनर डिड वी एंटर। नो सुनर के साथ देन आता है जो कि आया है। सब कुछ ठीक है, बस इन्वर्जन दे दो, ठीक है, और कुछ नहीं करना। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज, भाई साहब सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए ना। सेंटेंस कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। या फिर आगे देखो, एज के बाद ऑब्जेक्ट थोड़ी है, पूरा सेंटेंस लिखा है यार। अच्छा पूरा सेंटेंस लिखा है तो फिर सो एज तो है ही नहीं, सो दैट हो गए। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट वी कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन अ फ्यू सेंटेंसेस। सो के साथ बच्चे पेयर बनता है दैट का। सो के साथ पेयर किसका बनता है? दैट का। Theory of relativity is so complicated that we cannot describe it in a few sentences. Relativity की जो थ्योरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसको कुछ लाइनों में बताया नहीं जा सकता। बाकी तुम कहोगे सर सो एज लगा लूँ, एक तो पहली बात तो सो एज का पेयर बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सेंटेंस शुरू वाला जो है पूरा पॉजिटिव है। दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे सर सो एज का नहीं बनेगा तो एज का बना लो। यहाँ पे एज पहले से लिखा है। भाई नहीं, देखो जैसे मैं कहता हूँ राम इज एज वाइज, एज वाइज, जब जैसे एज वाला पेयर बनता है
तो एज के बाद पूरा सेंटेंस थोड़ी आया है, राम की तुलना हो रही है, तो राम की तुलना किससे होगी, माना मैंने कहा श्याम से, राम इज एज वाइज एज श्याम, राम उतना ही बुद्धिमान है जितना श्याम, तो एज के बाद केवल श्याम आया। जैसे माना यहाँ पे हो रही थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात, तो आप क्या लिखते, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड एज के बाद द थ्योरी ऑफ, ये कुछ भी तुम कह दो इस चीज़ की, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज सो कॉम्प्लिकेटेड या एज कॉम्प्लिकेटेड एज, फिर उसके बाद कोई थ्योरी रख देते, बात ठीक थी भाई। लेकिन तुमने देखो, ध्यान से देखो, पूरा सेंटेंस आया है, पूरा सेंटेंस आया है, तो पूरा सेंटेंस का मतलब यह है कि वहां सो एज या एज का पेयर ही नहीं है, वहां है सो के साथ किसका पेयर, सो के साथ दैट का, सो के साथ किसका, दैट का, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, बोथ के साथ एज वेल एज आया है, नहीं, बोथ के साथ किसका यूज करते हैं, एंड का। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस, हार्डली कास्टली के साथ देन नहीं, किसका यूज होता है, व्हेन का, ठीक है। नेक्स्ट आओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो आया है साहब, बहुत शानदार। He educated not only his nephew but also set him up in business. बताओ भाई, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शंस का मतलब है ये हमेशा सेम चीज़ों को जोड़ रहे होंगे, समझ रहे हो। बट ऑल्सो आया है किसके साथ, बट बाद वाले के हिसाब से डिसाइड करते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर में हमेशा बाद वाले के हिसाब से डिसाइड करते हैं। बट ऑल्सो किसके साथ आया, सेट के साथ। सेट क्या है, वर्ब है, सेट क्या है, वर्ब है। बट ऑल्सो सेट मतलब बट ऑल्सो अगर वर्ब के साथ आया है तो नॉट ओनली भी वर्ब के साथ आएगा, ध्यान रखना। यहाँ नॉट ओनली किसके साथ आया, देखना, हिज नेफ्यू के साथ। यहाँ तुमने नॉट ओनली नाउन के लिए लगा दिया, बट ऑल्सो वर्ब के लिए लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। बट ऑल्सो वर्ब के लिए आया है तो नॉट ओनली वर्ब के लिए आएगा, बट ऑल्सो नाउन के लिए आया तो नॉट ओनली भी नाउन के लिए आएगा, बट ऑल्सो प्रोनाउन के लिए आया तो नॉट ओनली भी प्रोनाउन नाउन के लिए आएगा। तुम्हें ये ध्यान रखना है, अगर बट ऑल्सो वर्ब के लिए आया है इसका मतलब नॉट ओनली गलत जगह रखा है, नॉट ओनली यहाँ आएगा। ही नॉट ओनली एजुकेटेड, अब देखो नॉट ओनली आ गया वर्ब से पहले, तो नॉट ओनली वर्ब के लिए और बट ऑल्सो भी किसके लिए, वर्ब के लिए। अब सेंटेंस ठीक है, गलती किसमें, ए फॉर एप्पल में, ध्यान रखना, काम की चीज़ है, ठीक है। एज सुन एज के साथ देन लगा दिया, गलत है साहब, क्योंकि टी एच ई एन देन जो होता है वो क्या होता है, टी एच ई एन देन एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तुमने एज सुन एज लगा तो रखा है टाइम को दिखाने के लिए, एज सुन एज कंजक्शन ऑफ टाइम है। अगर तुमने कंजक्शन लगा दिया जो टाइम को दिखा रहा है तो तुम्हें अलग से देन की जरूरत नहीं है, तुम सोचो अलग से देन लगाओगे, नहीं, टाइम को दिखाने वाले दो शब्द मत लगाओ। यहाँ पर एज सुन एज के साथ देन की कोई आवश्यकता नहीं है, देन सुपरफ्लुअस हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है कि देन लगाओ उसके साथ में, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देन का प्रयोग अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है, समझे। सेंटेंस नंबर 8, अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग किया है, गलत है। अनलेस खुद से नेगेटिव शब्द होता है। देखो नंबर 9 देखो, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर आर नॉट ओनली स्टडीड इन यूरोप कंट्रीज बट ऑल्सो इन कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। अब देखो बट ऑल्सो आया है इन प्लस ऑब्जेक्ट के साथ, तो नॉट ओनली भी किसके साथ आएगा, इन प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। नॉट ओनली आया किसके साथ है, वर्ब के साथ रखा है, जबकि बट ऑल्सो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के साथ। तो बट ऑल्सो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के साथ है तो नॉट ओनली भी प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के साथ होगा। यहां से हटाओ, यहां लिखो नॉट ओनली, गलती बी में ही होगी, ध्यान रखना, गलती से मत कर देना, गलती किसमें, बी में, क्योंकि यहीं से हटाया है, यहीं ऐड करोगे। नॉट ओनली, अब देखो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, दोनों कोरिलेटिव पेयर्स हैं, तो कोरिलेटिव पेयर्स हमेशा साथ एक जैसों के साथ चलेंगे, है ना। तो नॉट ओनली वर्ब के साथ नहीं, नॉट ओनली इन प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के साथ आएगा। नेक्स्ट देखो, ही नाइदर गेव सेटिस्फैक्शन एज अ कुक नॉर एज अ शॉफर, ठीक है। नॉर के साथ एज अ शॉफर आया है, इसलिए नाइदर के साथ भी एज अ शॉफर ही आएगा, यहाँ ऐड करो। अब देखो, नाइदर एज अ कुक नॉर एज अ शॉफर, शॉफर वो गाड़ी वाड़ी जो अपना तुम्हारा ड्राइवर जो होता है ना, उसको शॉफर बोल देते हैं कि भाई जो जो मतलब ऐसा कि पार्क वाक करेगा तुम्हारी गाड़ी, वो सारे काम करेगा, होटल्स वगैरह में खड़े रहते हैं जो, ठीक है। ये दिलजीत दोसांझ का गाना नहीं सुना तुमने एक चलो खैर बात नहीं करूँगा ज़्यादा। ही गेव सेटिस्फैक्शन नाइदर एज अ कुक नॉर एज अ शॉफर, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ड्यू टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम मनी रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विस लास्ट ईयर। सेंटेंस नंबर 11, बताओ अभी क्या कहेंगे 11 नंबर में। ओइंग टू, ड्यू टू की जगह ओइंग टू का यूज़ कर लो। वैसे तो यार ये चीज़ मैं पढ़ाता हूँ प्रपोजिशन के टाइम पे, मैंने ये चीज़ पढ़ाई होगी जहाँ तक मुझे पढ़ाया, मतलब जो प्रपोजिशन होती है उसमें पढ़ाऊँगा मैं। अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि यार मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, देखो किताबों में तो ये लिखा होता है कि ड्यू टू का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं होता, तो ड्यू टू की जगह ओइंग टू लगा देते हैं। तुम फिलहाल ये ध्यान रख लो, ठीक है,
क्या ध्यान रख लोगे? हालांकि ये चीज़ सच नहीं है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट कुछ और है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल बताने का सही समय नहीं है, इसलिए मैं कह दे रहा हूँ। सेंटेंस के स्टार्टिंग में ड्यू टू का प्रयोग गलत माना जाता है, ओइंग टू का प्रयोग सही होता है, इतना ध्यान रख लो। दोनों का मतलब होता है के कारण से, ड्यू टू या ओइंग टू, दोनों का मतलब होता है के कारण से, ध्यान रखना, ठीक है। के कारण से, ड्यू टू ओइंग टू होता है के कारण से। क्या रीज़न है? ड्यू टू गलत है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में ड्यू टू का प्रयोग गलत माना जाता है, ठीक है नहीं, बस इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, फिर से वही चीज़, ड्यू टू हटाओ ओइंग टू लिखो, ड्यू टू हटाओ और क्या लिखो? ओइंग टू लिखो, बस इतना सी काम है यार, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 13 नंबर, ही हैज़ कंसल्टेड नॉट ओनली द अपोजिशन पार्टीज बट ऑल्सो अकोमोडेटेड। भाई बट ऑल्सो के बाद वर्ब आई है, तो नॉट ओनली के बाद भी वर्ब आएगी। ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड, यहाँ लिखो ही हैड नॉट ओनली कंसल्टेड, देखो नॉट ओनली के बाद वर्ब आ गई, ऐसी बट ऑल्सो के बाद भी क्या आ गई? वर्ब आ गई। तो ध्यान रखना, नॉट ओनली यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ रखा है, नहीं, नॉट ओनली वर्ब के साथ रख दो। बाद वाले के हिसाब से डिसाइड करते हैं, पता है किसके हिसाब से? बाद वाले के हिसाब से। बट ऑल्सो के साथ वर्ब आई है, तो नॉट ओनली के साथ भी क्या रखोगे? वर्ब रखोगे, इतना ध्यान रखो। All I know is that all I know is that I won't be at peace with myself unless I do not। भाई सोचना ही नहीं है, unless के साथ not आ गया, गलत है। unless I go there, not नहीं आएगा unless के साथ, unless खुद से निगेटिव होता है। देखो भाई, this project not only involves us in a lot of expenditure but also के बाद in आ गया, इन प्लस ऑब्जेक्ट, इसलिए नॉट ओनली के बाद भी क्या ही आएगा? इन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, बस इतना ही काम है, और क्या है। द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व अस नॉट ओनली लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इन कंसिडरेबल फिजिकल लेबर, ठीक है। तो गलती कौन से वाले पार्ट में? बी फॉर बॉल में, गलती किस में? बी फॉर बॉल में। नेक्स्ट देखो, नो सूनर द बेल रैंग देन देयर वॉज अ स्क्रैम्बल फॉर गेटिंग आउट ऑफ थिएटर। नो सुनर वाक्य की शुरुआत में आए तो इन्वर्जन लेता है, डिड का प्रयोग करो शुरुआत में ही, रैंक की जगह रिंग करो, ध्यान रखना। नाइदर ही और, नाइदर के साथ ही और नहीं, नाइदर के साथ नॉर का यूज़ करते हैं, सीधी सी बात है। अनलेस यू रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू, अनलेस। अच्छा साहब, अब देखो सेंटेंस तो बढ़िया है, कंडीशन है या टाइम है? बताओ जरा, 18 नंबर, बढ़िया सेंटेंस है। अनलेस का प्रयोग गलत है क्या? सोच के देखो, अनलेस की जगह अंटिल आएगा, समझे? शर्त नहीं है अंटिल। देखो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे बताओ? देखो यहाँ ध्यान रखवाते हैं तुम्हें, ध्यान से देखो। एक होता है अंटिल, एक होता है अनलेस। अंटिल होता है टिल नॉट, मैं बता चुका हूँ, और अनलेस होता है इफ़ नॉट, ठीक है साहब। ये कंडीशन, ये नेगेटिव कंडीशन को दिखाता है और ये नेगेटिव टाइम को दिखाता है, ठीक है। अंटिल हिंदी होती है जब तक, अंटिल की, ठीक है। हिंदी तो लगभग सेम ही बन जाएगी, ऐसी दिक्कत नहीं है। यदि नहीं बनेगी इसकी, हमारे अनलेस की। अब जरा सेंटेंस देखो, सेंटेंस क्या कह रहा है? अनलेस यू रिटर्न हिज बुक, है ना। मैं कह रहा हूँ अनलेस नहीं, अंटिल आएगा। अनलेस क्यों नहीं आएगा? आप कह रहे हो इफ़ यू डोंट रिटर्न हिज बुक ही विल नॉट टॉक टू यू, वो तुमसे बात नहीं करेगा अगर तुम उसकी किताब जो है लौटाते नहीं हो। ये तो हो गई कंडीशन, लेकिन पता है क्या? अंटिल, किताब तुमने अगर किसी की बुक ली है तो तुम्हें लौटानी तो पड़ेगी ना, तो एक सिचुएशन तो ये है, समझे। वैसे तो अनलेस भी मीनिंग के हिसाब से तुम्हें ठीक लग रहा होगा, समझे, लेकिन बात टाइम की है। अंटिल का मतलब होता है टिल नॉट, अंटिल क्या होता है? टिल नॉट। तो तुम क्या कहना चाह रहे हो? टिल नॉट, टिल यू नॉट रिटर्न हिज बुक, जब तक तुम उसकी किताब वापस नहीं कर देते, ही विल नॉट टॉक टू यू, वो तुमसे बात नहीं करेगा। बेसिकली यहाँ पे तुम टाइम लिमिट दे रहे हो, समझ रहे हो? क्या दिखा रहे हो? टाइम लिमिट, कि जब तक तुम वापस नहीं कर देते तब तक वो बात नहीं करेगा, जब तक तुम उसकी किताब वापस नहीं कर देते तब तक वो बात नहीं करेगा, समझे। यहाँ पर बेसिकली टाइम की बात हुई है। तुम्हारा उसको किताब का वापस करना शर्त नहीं है, तुम्हारा उसको किताब का वापस ना करना फिलहाल यहाँ पे टाइम है, कि जिस समय, जब तक तुम नहीं करोगे वापस तब तक वो बात नहीं करेगा साहब। तो बेसिकली टाइम है, आज कर दोगे तो आज बात कर लेगा, कल कर दोगे तो कल बात कर लेगा, कंडीशन नहीं है। क्या है? टाइम है, टाइम, टाइम लिमिट की बात चल रही है, कि तुमने जब तक वापस नहीं करनी है तब तक उसने बात नहीं करनी है। बढ़िया। नो सुनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में 19 नंबर देखो तो इन्वर्जन लेता है। नो सुनर डिड ही लेफ्ट, नहीं लीव,
डिड आएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में, ध्यान रखना। हाउ डू यू से दैट, नाइदर ही और नहीं, नाइदर के साथ नॉर का यूज होता है। नो सुनर डिड ही रीच द स्टेशन वैन, नो सुनर के साथ वैन नहीं किसका यूज करते हैं, देन का। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है, वैन आता है। आई ऑब्जेक्ट टू वॉर नॉट बिकॉज इट ड्रेन्स इकोनॉमी बट दैट इट सीम्स इनह्यूमन। बहुत बढ़िया साहब। एक चीज़ तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के साथ टू का यूज़ करते हैं, बहुत ज़रूरी बात है, समझे नहीं। प्रपोजिशन के रूप में ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रपोजिशन में पूछा जाता है, समझे। प्रपोजिशन में पेपर में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट के साथ टू आएगा, बोले जी बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब देखो, आई ऑब्जेक्ट टू वॉर नॉट बिकॉज इट ड्रेन्स इकोनॉमी बट बिकॉज, यार सेम चलेगा ना, नॉट बिकॉज कह रहा इस वजह से नहीं क्योंकि इट ड्रेन्स इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के लिए खतरा है। बट बिकॉज, बट दैट, जब तुमने नॉट बिकॉज कर दिया तो तुम बट बिकॉज भी तो लेके चलो, वही तो, इसलिए नहीं, इसलिए क्योंकि वो इकोनॉमी को ड्रेन करती है, ख़त्म कर देती है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो इनह्यूमन है, समझे। वो मनुष्य करके करने वाली चीज़ नहीं है, और वो गलत चीज़ है। तो नॉट बिकॉज बट बिकॉज दोनों इस तरीके से चलेंगे, सेम तरीके सेम पैटर्न से लेके चलोगे ना, जब कंपैरिजन कर रहे हो तो अलग से दैट थोड़ी लगा दोगे। और सर्टेनिटी वाली बात तो है नहीं, तुम रीज़न बता रहे हो, क्यों, क्योंकि ये इनह्यूमन है, इट सीम्स इनह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे हैव रिक्वेस्टेड मी नॉट टू टॉक टू एनी, नॉट टू टेक एनी एक्शन अनलेस एंड अनटिल आई डोंट। भाई साहब, अनलेस अनटिल दोनों नेगेटिव शब्द हैं, इसके साथ डोंट नहीं आ सकता, इसके साथ डोंट नहीं आ सकता। नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। बताओ अभी 24 नंबर में क्या कहोगे। देखो, एल्स के साथ बट आता है, ध्यान रखना, एल्स के साथ क्या आता है, बट आता है, जो कि दिया हुआ है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं, बिल्कुल ठीक है। आई हैव सीन एज बैड और इवन वर्स बिहेवियर देन दिस एट पब्लिक रिलीज। देखो भाई, देन आया तो देन के लिए कंपैरेटिव डिग्री वर्स आ गई, ठीक है, इसका परिवार पूरा हो गया, कंपैरेटिव डिग्री आई है, देन आ गया और कंपैरेटिव डिग्री आ गई, लेकिन पॉजिटिव कहाँ पूरा कहाँ हुआ। आई हैव सीन एज बैड एज, आई हैव सीन एज बैड एज, दो बार एज आएगा या सो एज आएगा तभी तो सेंटेंस पूरा होगा ना। एज बैड एज, तो एज के साथ एज भी चाहिए दूसरा, इसलिए यहाँ पे आपको अपनी तरफ से क्या ऐड करना पड़ेगा, एज ऐड करना पड़ेगा। और गलती होगी बी फॉर बॉल में, गलती होगी किसमें, बी फॉर बॉल में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो भाई, इन आर चाइल्डहुड एज सुन एज द बेल रैंग देन, एज सुन एज के साथ देन की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद से कंजक्शन ऑफ टाइम है, तो अलग से तुम्हें देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, द एक्सीडेंट टुक प्लेस एज ही वॉज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड विद हिज फ्रेंड्स। एक्सीडेंट टुक प्लेस, एक्सीडेंट जो हुआ है, एज ही वॉज, एज एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो कोशिश कर रहा था अपने दोस्तों के साथ सड़क पार करने की। क्या कहना चाह रहे हो तुम, सोचो, क्योंकि का मीनिंग है एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। यार सड़क तो आदमी पार करेगा, सड़क पार करने की वजह से थोड़ी हुआ। आप कहना चाह रहे हो एक्सीडेंट तब हुआ जब वो क्रॉस कर रहा था रोड अपने दोस्तों के साथ। तुम टाइम बताना चाह रहे हो, सड़क तो पास करेगा ये आदमी, यार हर आदमी सड़क पास करता है तो उसका एक्सीडेंट थोड़ी हो जाता है। आपने कहा एक्सीडेंट टुक प्लेस, कि एक्सीडेंट हुआ क्योंकि वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था। अरे यार, सड़क पार करने की कोशिश दुनिया करती है, तुम यहाँ पे रीजन नहीं दिखा रहे हो, तो एज लगाने की जरूरत नहीं है, एज लगा के तुम रीजन नहीं दिखा रहे हो, तुम दिखा रहे हो टाइम। एक्सीडेंट तब हुआ जब वो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, और टाइम को दिखाने के लिए वैन से बेहतर कंजक्शन नहीं है। मैंने किसका यूज़ किया, वैन का। वैन लगा लो, वैन नहीं लगाना वाइल लगा लो, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लिखी है, वाइल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, दीज बर्ड्स हैव सच स्मॉल विंग्स एज दे कैन नॉट गेट इनटू। भाई सच के साथ दैट और एज आता है ना, सच के साथ है तो दैट आता है या फिर एज आता है। फिलहाल इस वाले सेंटेंस में दैट आएगा या एज आएगा तुम्हें पता करना है। सच के साथ, अब तुम्हें पता होना चाहिए, सच के साथ जब जब दैट आता है वो केवल कंजक्शन बनता है, ठीक है साहब। अगर सच के साथ एज आता है तो वो कंजक्शन बनता है प्लस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है। अब तुम देखो रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है। दीज बर्ड्स हैव सच अ स्मॉल विंग्स, एक सेंटेंस, दे कैन नॉट गेट इनटू द एयर इवन इफ दे ट्राई, दो सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ना, कंजक्शन चाहिए, कंजक्शन चाहिए, बाकी देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। दीज बर्ड्स हैव सच स्मॉल विंग्स, सेंटेंस पूरा है। दे कैन नॉट गेट इनटू द एयर इवन इफ दे ट्राई, इतने छोटे पंख हैं कि वो हवा में नहीं जा सकती हैं बर्ड्स। तो गेट का तो ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो वो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनटू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट द एयर हो गया। इवन इफ दे ट्राई, अगर वो कोशिश भी करती हैं, ठीक है, नहीं क्या करने का, उड़ने का, कुछ नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कुछ नहीं चाहिए, केवल कंजक्शन चाहिए, केवल कंजक्शन चाहिए, तो दैट का यूज़ करो, केवल कंजक्शन चाहिए तो किसका यूज़ करो, दैट का। बहुत बढ़िया। सेंटेंस नंबर 4 देखो,
लेस्ट आया है ना सेंटेंस नंबर 4 में, लेस्ट, लेस्ट के साथ मे नहीं किसका यूज़ करेंगे, शुड का। लेस्ट के साथ किसका यूज़ करेंगे, शुड का। सेंटेंस नंबर 5 देखो भाई, यू मस्ट एक्सेप्ट दैट द फैक्ट दैट ही इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ योर्स और अ फो ऑफ माइन, ठीक है। फो मतलब दुश्मन होता है, फो है ना, फोई। तुम्हें ये फैक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ही इज़ नॉट अ फ्रेंड ऑफ योर्स, ना तो वो तुम्हारा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है, ठीक है। बाकी नॉर नहीं आ सकता, नॉर तो भाई नाइदर के साथ ही आता है, तो अगर दिखाना है तो और लगाओगे, नॉट अ फ्रेंड ऑफ योर्स और अ फो ऑफ माइन। नॉर नहीं किसका यूज़ करेंगे, और का। नॉट तो पहले से आ ही गया, अलग से नॉर क्यों लगा रहे हो, नॉट आ तो गया, निगेटिव बन तो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो, इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ सरप्राइजिंग पीस ऑफ न्यूज़ दैट सहवाग डिड नॉट प्ले लाइक ही शुड हैव प्लेड। सेंटेंस नंबर 6 बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से सुनना। सहवाग डिड नॉट प्ले, सहवाग ऐसा नहीं खेला, ही शुड हैव प्लेड, जैसा उसको खेलना चाहिए था। अब तुम कहोगे सर हमने यहाँ लाइक लगा दिया, ध्यान ध्यान देना, लाइक की एक खासियत होती है केवल प्रपोजिशन बनता है, समझे नहीं। वर्ब तो होता ही है लाइक, वर्ब तो होता ही है, उसको छोड़ दो। एज की एक खासियत होती है, एज प्रपोजिशन तो बनता ही बनता है, साथ में कंजक्शन भी बनता है, ठीक है। अब तुम कहोगे सर क्या फ़ायदा, समझा नहीं। भाई प्रपोजिशन के रूप में जो चीज़ आती है वो केवल ऑब्जेक्ट ले सकती है, और जो कंजक्शन के रूप में चीज़ आती है वो पूरा का पूरा सेंटेंस ले सकती है अपने साथ में। अरे हाँ क्या ना, सोच के देखो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, सहवाग डिड नॉट प्ले, सहवाग नहीं खेला, ही शुड हैव प्लेड, देखना है पूरा का पूरा सेंटेंस है। पूरा का पूरा सेंटेंस किससे जोड़ोगे, प्रपोजिशन से या कंजक्शन से, सोचो। लाइक तो प्रपोजिशन बन सकता, लाइक में कंजक्शन बनने का गुण नहीं पाया जाता है ना। एज बचा, दोनों का मीनिंग जैसा निकलता है, समझे। लाइक मतलब जैसा या जैसे, मीनिंग ऐसे निकलेगा, दोनों सेम मीनिंग निकलेगा। अब मैं तुमसे कहूँ एज लगा लो या लाइक लगा लो, यार लाइक लगाना गलत हो जाएगा क्योंकि पूरा सेंटेंस लिखा है, और ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में तो एक शब्द आ गया या क्लोज आ गई माना कोई। यहाँ तो ही शुड हैव प्लेड एक सेंटेंस है, और सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन चाहिए, और कंजक्शन चाहिए तो लाइक नहीं किसका यूज़ करो, एज का। किसका यूज़ करो, एज का। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नंबर 7 देखो जरा। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई our country is still far behind so many developed countries. One of the reasons why, ठीक है। इसके साथ the reason why के साथ that का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन कंजक्शन के बाद अगला सेंटेंस लिखा ही नहीं है जो दैट लगाने की ज़रूरत पड़े, दैट वाला सेंटेंस है ही नहीं, इतना ही बहुत है। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स, ये बहुत सारे रीज़न में से एक रीज़न है कि हमारी कंट्री जो है वो बहुत पीछे क्यों है बहुत डेवलप्ड कंट्रीज से। अब वो क्या रीज़न है, दैट वाली लाइन तो लिखी ही नहीं है, और नहीं लिखी है तो सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, नो एरर लगाओ, आगे बढ़ो। द रीज़न वाई, द रीज़न वाई के साथ बिकॉज नहीं किसका यूज़ करते हैं, द रीज़न वाई के साथ दैट का यूज़ करते हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ। द रीज़न वाई के साथ किसका यूज़ करते हैं, दैट का, ठीक है। बिकॉज हटाओ, दैट लिखो। नॉट ओनली ही इज़ अ मैन बट ऑल्सो वेरी सिंसियर। भाई साहब सेंटेंस नंबर 9 देखो, सेंटेंस नंबर 9 में आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, नॉट ओनली सेंटेंस के स्टार्टिंग में नॉट ओनली बट ऑल्सो, सॉरी नॉट ओनली आइदर नाइदर, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो इन्वर्जन लेते हैं, अगर ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। तो भाई साहब यहाँ एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी, नॉट ओनली इज़ ही अ मैन, ही इज़ नहीं, नॉट ओनली इज़ ही अ मैन ऐसे लिखो, इन्वर्जन लेगा भाई, नॉट ओनली बट ऑल्सो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। अब तुम कहोगे सर ये तो और जगह आना चाहिए, भाई ना, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आइदर और आइदर नाइदर नॉट ओनली आ जाए तो उसको वहीं रखा रहने दो, बस उसको इन्वर्जन दे दो, उसको वहीं रखा रहने दो, बस उसको क्या दे दो, इन्वर्जन दे दो, और कुछ मत करो। अब तुम कहोगे सर बट ऑल्सो तो वेरी सिंसियर, अरे छोड़ो ना उस बात को, बट ऑल्सो कहाँ आया, किसके साथ आया। अगर शुरुआत में नॉट ओनली आइदर नाइदर कुछ भी आ गया तो भाई ये एडवर्ब है सारे के सारे, और एडवर्ब अगर शुरू में रखा जाएगा ना तो वो इन्वर्जन लेगा। नॉट ओनली शुरू में आ गया, इन्वर्जन दे दो बस, और कुछ नहीं करना। नॉट ओनली आइदर नाइदर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, इन्वर्जन दे दो आंख बंद करके, इन्वर्जन दे दिया, सेंटेंस ठीक हो गया, गलती ए फॉर एप्पल में हो गई। नेक्स्ट देखो, यू आइदर आर क्लेवर और एन एक्सेप्शनल इंटेलिजेंट। देखो और के साथ क्वालिटी आई है इंटेलिजेंट होना, तो आइदर के साथ वर्ब नहीं आएगी, आइदर के साथ भी क्वालिटी आएगी, तो क्वालिटी से पहले रखो, यू आर आइदर क्लेवर और एन एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट गाय, ठीक है। तो आइदर की जगह गलत थी। 11 नंबर देखो भाई, सुपीरियर एंड मोर इलस्ट्रेटिव देन। भाई मोर इलस्ट्रेटिव के साथ तो देन आ गया, लेकिन सुपीरियर के साथ टू आएगा, ध्यान रखना, सुपीरियर टू, सुपीरियर टू, ध्यान रखना। जो आई ओ आर वाले शब्द होते हैं उनके साथ देन नहीं टू आता है, तो उनको उनके साथ अलग से टू मेंशन कर दिया करो। एज लॉन्ग द वर्ड लास्ट, एज लॉन्ग एज द वर्ड लास्ट, एज लॉन्ग कुछ नहीं है, एज लॉन्ग एज होता है, ठीक है। अनलेस के साथ नॉट नहीं आएगा, बता चुका हूँ, ठीक है नहीं। बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट्स ही इज़ मोर इंटेलिजेंट बट सो वाइज एज, ही इज़ मोर इंटेलिजेंट एक चीज़,
बट सो वाइज एज। चौथा नंबर देखो जरा क्या कर सकते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत सारी गलती, बताओ जरा। भाई पहली बात तो सेंटेंस निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है तो सो नहीं क्या आएगा, एज आएगा। समझ रहे हो, मेन मेन मिस्टेक तो यही है, हालांकि ज़्यादा भी मैं कर सकता हूँ और, लेकिन बहुत है चलो ठीक है। एज, एज वाइज एज, सो किस में आता है, सो एज किस में आता है, नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन सेंटेंस तो पॉजिटिव है यार। तो कोशिश करो कि किसका यूज़ कर लो, एज एस का यूज़ कर लो। किसका यूज़ कर लो, एज एस का। इट्स फॉर श्योर दैट आइदर यू हैव डन दिस वर्क और योर और योर यंगर ब्रदर ब्ला ब्ला ब्ला। 25 नंबर बताओ ये क्या करोगे। क्या करा जाए 15 नंबर में, आइदर यू हैव डन दिस वर्क और योर यंगर ब्रदर हु केम हेयर a few minutes ago। दैट के बाद आइदर रखा है, देखो जेन्युइनली तो ऐसे होना था, आइदर यू और योर यंगर ब्रदर हु केम हेयर अ फ्यू मिनट्स अगो हैव डन दिस वर्क। समझ रहे हो, एग्जैक्ट तो यही था, लेकिन अब आइदर लिखा है, ठीक है, तो आइदर को वहीं रख दो। कहाँ रखोगे, इट इज़ फॉर श्योर दैट यू हैव आइदर यू। अब देखो इस पूरे के पूरे को यहाँ रखना पड़ेगा उठा के, आइदर के साथ आइदर यू और, आइदर यू और योर यंगर ब्रदर हु केम हेयर अ फ्यू मिनट्स एगो। अब समस्या की बात एक और है, इस पूरे को उठा के रख नहीं सकते, तो एक काम करो केवल इन्वर्जन दे दो। सेंटेंस की स्टार्टिंग तो उधर से ही हुई ना, आइदर हैव यू डन दिस वर्क, है ना, और योर यंगर ब्रदर हु केम हेयर अ फ्यू मिनट्स एगो। ठीक है, ये ठीक रहेगा। गलती हो जाएगी कौन से वाले पार्ट में, बिफोर बॉल में, गलती हो जाएगी बिफोर बॉल में। नेक्स्ट देखो, 15 हो गया, 16 देख लो। डू यू नो वट शी हैज़ आस्क्ड मी टू डू व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग और द स्काई इज क्लियर। 16 नंबर क्या कहोगे। डू यू नो क्या तुम्हें पता है, वट शी हैज़ आस्क्ड मी टू डू, ठीक है साहब इतना ठीक है। उसके बाद व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग और द स्काई इज क्लियर। यार सेंटेंस ठीक लग रहा है। एक काम करो, हाँ ये ठीक है। और व्हेन द स्काई इज क्लियर, डू यू नो व्हाट शी आस्क्ड मी, क्या तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा, क्या पूछा है, तो क्या कहा है उससे करने के लिए। व्हेन इट स्टॉप्स रेनिंग, कि जब जो है बारिश रुक जाए, और व्हेन द स्काई इज क्लियर। देखो एक चीज़ है ना, तुम दो चीज़ों की कंपैरिजन कर रहे हो, दो चीज़ों में से एक चुनने के लिए कह रहे हो, या फिर ऑप्शन दे रहे हो और लगा के। तुमने और लगाया अच्छी बात है, लेकिन और से पहले जैसा क्लोज है, और के बाद भी वही क्लोज होना चाहिए। और से पहले वैन क्लोज है, वैन इट स्टॉप्स रेनिंग, तो और के बाद भी कौन सा क्लोज होना चाहिए, वैन क्लोज ही होना चाहिए। और के बाद भी कौन सा क्लोज होना चाहिए, वैन क्लोज ही होना चाहिए। तो मैंने वैन लगाया जिससे सही हो जाए सेंटेंस, ठीक है। ध्यान देना, 17 नंबर देखो। ही सो अशेम्ड ऑफ हिज मिस बिहेवियर विद हिज बॉस एज। भाई सो नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में सो एज नहीं, किसका यूज़ करते हैं, एज का यूज़ करते हैं। लेकिन एक सेकंड, अगला सेंटेंस है क्या, ही सो अशेम्ड ऑफ हिज मिस बिहेवियर विद हिज बॉस एज ही रिजाइंड। ना ना ना, पूरा सेंटेंस है ना बाद में, एज ही रिजाइंड, एज ही रिजाइंड। अगर पूरा सेंटेंस लिखा है तो पेयर बनेगा सो के साथ किसका, दैट का, सो के साथ किसका, दैट का। ही इज सो अशेम्ड ऑफ हिज मिस बिहेवियर दैट हिज बॉस, दैट के बाद सेंटेंस लिखा ना, पूरा सेंटेंस लिखा है तो कंजक्शन चाहिए। कंजक्शन कौन बना लिया, दैट बना लिया, और सो के साथ किसका पेयर बनता है, दैट का। भाई बिल्कुल ठीक है। देखो नेक्स्ट, सच टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फोना आर बोथ फाउंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देखो बोथ जो है एक ऐसा शब्द है जिसके लिए आया उसके पहले रखा जाएगा, ध्यान रखना, समझे। बोथ जो है, बोथ मतलब दोनों, दोनों पाए गए, या दोनों इंडिया और पाकिस्तान में, बोथ फाउंड, फाउंड बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखो बोथ जो है ना, एक तरीके से एक ऐसा शब्द है, एडजेक्टिव जैसे तुम मान रहे हो उसको, या एडवर्ब तुम इसको मान रहे हो, जिसके लिए आया उसके जस्ट पहले आएगा, ध्यान रखना। इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, तो दोनों पाया जाता है, या दोनों इंडिया और पाकिस्तान में, सोच के देखो, दोनों इंडिया और पाकिस्तान में, तो ये तुम कहना चाह रहे हो दोनों इंडिया और पाकिस्तान में, इसलिए यहाँ पर बोथ इन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो बोथ का यूज़ करो बेहतर होगा, ठीक है।
सेंटेंस नंबर 19 देखो, सेंटेंस नंबर क्या देखो, 19 देखो। आई कैन नॉट से एट ऑल इफ़ ही, आई कैन नॉट से एट ऑल मुझे पता नहीं है, इफ़ ही पास द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन मस्टरडे, ये हेल्ड ऑन लास्ट मंडे और प्लग्ड। भाई 20 नंबर क्या कहोगे बताओ, वेदर लगाओ। आई कैन नॉट से एट ऑल मुझे पता नहीं है भाई, तुम्हें अगर नहीं पता है तो अनसर्टेनिटी है, और अनसर्टेनिटी के लिए किसका यूज़ करते हो, वेदर का। अनसर्टेनिटी के लिए किसका यूज़ करते हो, वेदर का। इफ हटाओ वेदर लिखो। ही इज़ टू इन एक्सपीरियंस दैट शी कैन नॉट हैंडल। भाई पूरा सेंटेंस लिखा है, टू नहीं सो लगाओ। टू के साथ तो टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ टू प्लस वर्ग की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या लिखा है, पूरा सेंटेंस लिखा है दैट वाला, और दैट वाला पूरा सेंटेंस लिखा है, मतलब ये किसके साथ आया होगा, सो के साथ पेयर बनता है किसका, दैट का। सो के साथ किसका पेयर बनता है, दैट का। नेक्स्ट देखो, बोथ राकेश एज वेल एज नहीं, एंड बोथ के साथ एंड आता है। 23 नंबर, पंकज आज वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स दैट वाई ही, अच्छा आज डाया इनडायरेक्ट सेंटेंस है, इनडायरेक्ट सेंटेंस में WH वर्ड ही कंजक्शन बनता है, अलग से दैट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, हटा लो दैट, कोई ज़रूरत नहीं है। नो अदर स्टूडेंट बट विपिन हैज़ स्पोकन अगेंस्ट द करप्शन एंड शेमफुल स्कैम। नो अदर, अदर के साथ देन आता है साहब, अदर और रेदर के साथ देन आता है। नो अदर स्टूडेंट देन विपिन, ठीक है, अदर और रेदर के साथ क्या आता है, देन आता है, ध्यान रखना। 25 सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस, अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है। आप कहेंगे अनलेस यू डू, अनलेस यू डू। बहुत बढ़िया, आपका टाइम भी पूरा हो गया है और मैंने 75 सेंटेंसेस आपको करा दिए हैं। कुछ अप्रोच आपको मिली होगी, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको घर से दे दूंगा, आपको PDF मिल ही जाएगी, ये एक्सरसाइज से पहले ही मिल जाएगी, है ना, मैं मान के चल रहा हूँ। और आज के लिए गाइस इतना रखते हैं, कंजक्शन आपका पूरा हो गया। अगली क्लास में प्रपोजिशन या आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं। सभी को बाय बाय, गुड नाइट।